16 साल की उम्र में यतीमी का सदमा और नातवा कंधों पर एकदम जिम्मेदारियों के बोझ को समझना आसान नहीं। अब्बा के 40वें पर मामू उमानी के चुपते अल्फाज और चचाओं का अपनी गुर्बत का रोना एक लम्हे में ही समझा गया कि हमारे सरों पर रखने और सहारा देने के लिए ना तो कोई हाथ है और ना ही बाजू खोले सीने से लगाकर हमारा गम बांटने वाला कोई। अम्मी की खामोश मगर पानी बरसती आंखें और साकित होंठ खला में घूरते हुए और गमज़दा चेहरा साफ बता रहा था कि वो खुद को किस कदर बेबस और लाचार समझ रही थी। किराए का घर, खर्चों का अंबार, भाईजान की पढ़ाई के आखिरी साल, बाजी जवानी की दहलीज पर खड़े रिश्ते की मुंतज़िर, और मैंने तो अभी सिर्फ मैट्रिक ही पास किया था। अब्बा की इलाके की छोटी सी दुकान जिससे रोज का गुजर बसर हो रहा था, बस यही कुल असासा था। अम्मा अब्बा हम दोनों भाइयों को पढ़ाना ही इसलिए चाहते थे कि हम उनकी तरह जिंदगी ना बसर कर सके, कि कोई इंजीनियर बन जाए तो कोई डॉक्टर, ताकि तुम लोग तो बेहतर जिंदगी गुजार सको। और ये ख्वाब उनकी मौत के साथ ही दफन हो गया। भाई अपने आखिरी साल में थे और यहाँ घर कैसे चलेगा बस पता ही नहीं था। पढ़ाई का क्या सोचना, न जाने क्यों भाईजान और बाजी हर चीज से बेखबर अब्बा की मौत के दुख से बाहर ही नहीं आ रहे थे। उनको अंदाजा ही नहीं था कि असल दुख और तकलीफ का वक्त तो अब शुरू होने वाला है। किराए के घर को छोड़ना होगा, मगर जाएं कहाँ? मामू मानी के चेहरे की तरफ देखते और सर झुका लेते। चचाओं ने वैसे ही अपनी गुर्बत और किसी नई जिम्मेदारी को ना लेने का अंदिया दे दिया था। नानी जान मामू की मिन्नतें कर रही थी, देखो बेटा कुछ सालों की बात है, बहन को अपने घर में रख लो, बस उसके बेटे किसी काबिल हो जाए फिर सब ठीक हो जाएगा। मगर मुमानी की नागवारी और मामू की खामोशी से अम्मी को अंदाजा हो गया था कि उनको क्या करना है। रात दस्तरखान पर सब खाना खा रहे थे, एक अजीब सी खामोशी, उदासी और बेजारी सी थी। माहौल में न जाने क्यों चुप सी लग गई थी। और अचानक मुझे क्या हुआ जो मैंने अम्मी से कह दिया, अम्मी मुझे अब्बा की दुकान की चाबियां दे दे, मैं कल से जाता हूँ, कुछ दुकान के मामलात देखता हूँ। हैरानगी की कैफियत लिए मेरी माँ ने जब मुझे देखा तो मैं नम आँखों से मुंह चुराने लगा। मुझे पता था, मेरी माँ जानती है कितनी चिढ़ थी मुझे उस छोटी सी दुकान से, जूते चप्पल की दुकान से। जब भी मैं दुकान पे खाना देने जाता मुझे नागवारी सी होती। कभी औरतों, कभी बच्चों और कभी मर्दों के पाँव में जूते पहनाते, नाप चेक कराते और गाहक को हर चप्पल जूते की मजबूती और तारीफ का यकीन दिलाते हुए मुझे अब्बा कभी भी अच्छे नहीं लगते थे। अम्मा कहती भी थी, बेटा शाम में थोड़ा सा साथ दे दिया करो अपने बाप का, अकेले दुकान संभालते हैं, कब तक संभालेंगे। और मैं हमेशा कहता, वो है ना शरफू बाबा अब्बा के साथ, अब्बा के वाहिद इकलौते कारीगर जो उनकी उम्र के थे। अब्बा जब भी माल लेने जाते मुझे दुकान पर बैठना पड़ता। जितनी देर मैं दुकान पे रहता सिर्फ काउंटर पर बैठा रहता। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था जूते पहना पहना कर ग्राहकों को चेक कराना। आज यूं मेरा ये बोलना था कि दुकान की चाबियां दे दे, जैसे भाईजान ये कहने के लिए तैयार ही बैठे थे और बोल नहीं पा रहे थे। अरे आबिद, ये तुमने बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा हो जाएगा। देखो मेरा बहुत कीमती साल है, तुमने तो अभी सिर्फ मैट्रिक ही किया है, 1-2 साल पढ़ाई नहीं भी की, रुक भी गई तो क्या हर्ज होगा। अम्मी और बाजी ने भी ताईद में हाँ मिला दी। आज दुकान का शटर उठाते वक्त सारी धूल मेरे चेहरे पर आ गिरी, जैसे मेरा मुंह चिढ़ा रही हो कि तुम ही हो ना जो मुझसे खार खाते थे, आज यहाँ कैसे। सारी दुकान की तरतीब और सफाई और शरफू बाबा को बुलाकर दुकान का खाता खोलकर सब कुछ समझना शुरू कर दिया। माल कब आना है, कौन सा लौटाना है, खातेदारों का सारा हिसाब किताब क्या है, इस सब को समझने में मुझे ज़्यादा देर नहीं लगी है। खातेदारों का सारा हिसाब किताब समझकर एक नए जोश और जज्बे के साथ रोज़ सुबह से रात तक दुकान और मैं और ग्राहक यही ज़िंदगी का महवर बन गया। वक्त का पहिया गुजरने लगा, मुझे भी इस काम से कुछ मोहब्बत सी होने लगी, क्योंकि घर का निज़ाम भी तो चलाना था और जो बिला तातुल चढ़ पड़ा था। भाईजान अपनी पढ़ाई में मशगूल हो गए और हर साल एक नए एडमिशन की खुशखबरी सुनाने लगे। बाजी ने मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दी और मैं, जो अब्बा के वक्त
दुकान 12 बजे खुलती थी, सुबह 10 बजे खोलने लगा। शाम 8 बजे बंद होने वाली दुकान रात 11 बजे तक खुलने लगी। मोहल्ले में क्या होता, दोस्त यार कहाँ चले गए, खानदान कौन और लोग कौन, क्या रिश्तेदारियाँ, क्या रस्म व रवाज और क्या शादी ब्याह, कहीं बहुत दूर रह गया। बस मैं और मेरे जूते की दुकान। आज नई मोटरसाइकिल की चाबी जब अम्मी के हाथ पर रखी कि अम्मा ये तुम्हारे बेटे की मेहनत की पहली उजरत है, अम्मी खुशी से फूले नहीं समाई और खुशी से बोल पड़ी, अरे बेटा क्या तुमने कोई कमेटी डाल रखी थी? नहीं अम्मी, अब दुकान से न सिर्फ अखराजात निकल रहे हैं बल्कि एक अच्छी खासी रकम भी प्रॉफिट की सूरत में बच रही है। अभी ये कहने ही वाला था कि अब मैं मोटरसाइकिल पर दुकान जाया करूंगा, उससे पहले अम्मी के ये अल्फाज, चल शुक्र आबिद बेटा घर में एक बाइक आ गई। कल ही तुम्हारा भाई बोल रहा था कि 2 बसें बदल कर जाना पड़ता है यूनिवर्सिटी और वापस आते आते उसको रात हो जाती है। मोटरसाइकिल पर चला जाया करेगा तो उसके आने जाने की तकलीफ खत्म हो जाएगी। और मैं अजीब सी मायूसी लिए कमरे में चला गया। कानों में अम्मी और बाजी की खुशी की आवाज़ें, अरे बेटा देखो आबिद ने मोटरसाइकिल ले ली है, अब तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने के लिए 2 बसें नहीं बदलनी पड़ेंगी। यूनिवर्सिटी से वापसी पर मोटरसाइकिल को दुकान पर छोड़ाया करना ताकि रात को देर से वापसी पर आबिद को भी आसानी हो जाए। और ऐसा ही होने लगा। शाम को भाईजान मोटरसाइकिल दुकान पर खड़ी कर जाते और मैं वापसी पर रोज़ पेट्रोल डलवा देता और कोई छोटा मोटा काम होता तो वो भी करवा लेता ताकि सुबह भाईजान को कोई तकलीफ ना हो। मुझे इंतज़ार ही रह गया कि कभी भाईजान मुझसे दुकान के मुतालिक कुछ पूछें, कोई मदद, कोई जिम्मेदारी लेने का कहें। बस मुझे यही पता चलता कि भाई साथ ही साथ में कुछ कोर्सेज भी कर रहे हैं और तालीम के ख़त्म पर अच्छी सी नौकरी मिल जाए इस इंतज़ार में है। आज भी जब घर आया तो माँ ने खुशी से कहा, अरे आबिद बेटा जल्दी से हाथ मुंह धोकर आओ, बड़ी खुशी की खबरें तुम्हारे लिए बैठी हूँ, तुम्हारा मुंह मीठा कराऊं। मुझे लगा अम्मा को क्या हो गया अचानक। आ रहा हूँ अम्मा, आ रहा हूँ। अरे पहले की खुशी की खबर तो ये कि तुम्हारी बाजी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता आया है और दूसरा कि तुम्हारे भाई को कुवैत में नौकरी मिल गई है। अरे मेरे बेटे की मेहनत रंग ले आई, इतनी मेहनत से पढ़ाई और फिर न जाने कौन कौन सी ट्रेनिंग ले लेकर तो दिमाग ही खाली कर दिया था। इसीलिए तो नौकरी भी उसके इंतजार में खड़ी थी। मैंने भी उसको बोल दिया दिल लगा कर वहां खुद को सेट करे, यहाँ की बिल्कुल फिक्र ना करे। और फिर एक शोर मेरे दिमाग में था, वो जोरदार से बाहर निकल पड़ा, हाँ हाँ यहाँ तो आबिद है ना, देख लेगा। नहीं नहीं बेटा, मेरा मतलब कि वो सेट होगा तो इसी घर का निजाम बेहतर हो जाएगा। क्यों माँ, अभी तक इस घर का निजाम नहीं चल रहा था? क्या तुम्हें किसी चीज की तकलीफ हुई, कोई कर्ज उधार करना पड़ा, या कभी किसी भाई की पढ़ाई में हर्ज हुआ? मेरे चेहरे पर सालों से छुपी नागवारी एकदम ही जाहिर हो गई और सारे तीर और नश्तर एक साथ ही चल पड़े। और माँ मेरा क्या, मेरी पढ़ाई कहाँ गई, मेरा क्या मुस्तकबिल है, यही जूते चप्पल की दुकान? बेटा ऐसे क्यों बोल रहे हो? बस बस माँ रहने दे, आपको कभी मेरी फिक्र ही नहीं हुई, मेरे मुस्तकबिल की आपको क्या परवाह। दुकान कैसे चल रही है, मैं कितना ख्वार होता हूँ, सुबह से गया रात आता हूँ। अम्मा तुम्हें पता था ना मुझे इस दुकान से कितनी चिढ़ थी, मगर मैंने भी अपना मुस्तकबिल दांव पर लगाया। भाईजान ने नहीं सोचा, उनका सिर्फ अपना मुस्तकबिल अजीज था। मैं इस इंतजार में ही रहा कि अब मुझे कहा जाएगा कि अब तुम अपना मुस्तकबिल देखो और घर का इंतजाम मैं संभालूंगा। न जाने गुस्से से पांव पटकता मैं छत पर चला गया। आंसुओं के रेले के साथ न जाने क्यों मुझे अपना आप बहुत छोटा लगने लग गया। कुछ देर बाद अम्मा के हाथ मेरे माथे पर थे। बेटा मुझे माफ़ कर दो, अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो तुम्हारे बचपन का उधार मेरी बेवकी पर कर्ज है। तुम्हारा ये कर्ज मैं कभी नहीं उतार सकूंगी। तुम जो जिम्मेदारी खामोशी से निभा रहे थे, तुम्हारे भाईजान की ख्वाहिशों की गूंज में महसूस ही नहीं हो सकी। अपनी बेवा माँ को अपने बचपन का उधार माफ़ कर दो बेटा। और फिर मुझे शर्मिंदगी और एहसास निदामत, अपनी माँ की बेबसी, महरूमियाँ और अपना आप बहुत छोटा हो गया था। सालों बाद माँ की गोद में सर रखकर आंसुओं को बहाकर बोझ हल्का कर लिया, ये सोचते हुए
किसी एक को तो कुर्बानी देनी ही थी। मेरी आज की कहानी का उन्वान मेरे बचपन का उधार। इस कहानी से ज़ाहिर होता है जो इंसान खामोशी से बिला जताए बिला एहसास दिलाए तमाम जिम्मेदारियों का बोझ अपने कंधों पर लाद लेता है, अक्सर उसके इर्द गिर्द के लोगों को भी इस चीज़ का एहसास नहीं होता। ज़िंदगी की इस मुश्किल घड़ी में घर के तमाम अफराद को जिम्मेदारियां मिल बांट कर उठानी चाहिए, वरना किसी एक शख्स की कुर्बानी उसको हमेशा कर्ब में मुब्तला रखेगी और उसको ये गम अंदर ही अंदर खाता चला जाएगा। सोचिएगा ज़रूर।